फेक नैरेटिव यह फैलाया जाता है कि भारत तो पाकिस्तान से भी भूखा देश है। यह बात मुझे खलती है। क्या भारत पाकिस्तान से पिछड़ा देश है? क्या हम पाकिस्तान से भूखे देश है? क्या हमारे यहां जो है सोमालिया से खराब है मीडिया की सिचुएशन? ये एक इंटरनेशनल एजेंसी बना देती है। इसलिए मैंने इस पुस्तक में कहा है, ये जो खान मार्केट गैंग है ना, ये खान मार्केट गैंग सिर्फ नई दिल्ली में नहीं है। मैंने इस पुस्तक में नई दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक फैला है खान मार्केट। मुझे उस खान मार्केट गैंग को एक्सपोज करना था जो ये कहता है कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है। एक डेमोक्रेसी इंडेक्स बनाते हैं जिसमें कहते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। जब हम दोनों ने रिसर्च करनी शुरू करी, आपको मैं सिर्फ एक बात बताता हूं, जितने इंटरनेशनल एजेंसी हैं जो भारत के ऊपर रिसर्च करके कहते हैं कि भारत में ये चीज खराब है, ये चीज खराब है, ये सारी एजेंसीज हैं। इनकी एजेंसीज पर भारत का नक्शा कश्मीर को काट कर दिखाते हैं ये लोग। आप समझ सकते हैं कि जो एजेंसी कश्मीर को भारत का हिस्सा ही नहीं मानती, वो भारत के बारे में क्या रिसर्च करती होगी। तो वो रिसर्च झूठी है। और हम इस पर उन रिसर्च पे बैठकर डिबेट करके एक कार्यक्रम हम करें जिसमें हम रोज विपक्ष को भी बुलाएं, सत्ता पक्ष को भी बुलाएं, एक ओपन डिबेट हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, शुरू करो। उन्होंने कहा, मैंने शुरू किया। हमारे यहाँ पंकज जी बैठे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक बात कह दूं, हमारे जो अधिकारी लोग थे थोड़ा उस समय, पंकज जी उस समय नहीं थे, वो तो बहुत बोल्ड अधिकारी है, लेकिन जो उस वक्त अधिकारी थे सब डरे हुए थे कि कोई डीडी पे आएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कुछ कह जाएगा, अमित शाह के लिए कुछ कह देगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सब लोग बहुत डरते थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरा नाम ले देना कि भाई अशोक श्रीवास्तव की जिम्मेदारी, हम तो जानते नहीं, अशोक श्रीवास्तव के ऊपर जो बात आएगी आएगी। खैर, सबने हिम्मत करके कार्यक्रम शुरू किया। और ये जो मैं फिर कह रहा हूं आपको, ये जो पुस्तक की भूमिका हुई वो इसलिए हुई क्योंकि आज आप देखिए, जैसे देश में चुनाव शुरू हुए, दूर जर्मनी से एक यूट्यूबर हिंदुस्तान में आता है और कहता है नरेंद्र मोदी तानाशाह है, और वीडियो बनाना शुरू कर देता है। मैं कहता हूं, जिस दूरदर्शन पर कभी डिबेट नहीं होती थी, विपक्ष को बुलाया नहीं जाता था, उस दूरदर्शन पर, उस डीडी न्यूज पर आज रोज विपक्ष के नेता आते हैं, नरेंद्र मोदी को तानाशाह कहते हैं, अमित शाह को कहते हैं कि अमित शाह जो है वो मिसयूज कर रहे हैं एजेंसीज को। वो कहते हैं कि आकर के अमित शाह के बेटे पर सवाल उठाते हैं। देश की हर पॉलिसी पे विपक्ष को सवाल उठाने का मौका दिया जाता है, और फिर भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तानाशाह है। ये मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। ये चुनाव में देखिए हो क्या रहा है, इस चुनाव में दरअसल हो क्या रहा है, चुनाव पूरा ही फेक नैरेटिव्स पे लड़ा जा रहा है। मैं क्यों कह रहा हूं फेक नैरेटिव्स पे लड़ा जा रहा है? सबसे पहले इस चुनाव में क्या आया? सबसे पहले इस चुनाव में इश्यू ये आया कि 2029 के बाद, 2024 के बाद देश में कोई चुनाव नहीं होगा। जब मैंने रिसर्च करनी शुरू करी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा, बाकी लोगों ने कहा कि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह आ गए, तो फिर जो है 2024 के बाद देश में कोई चुनाव नहीं होगा। जब मैंने रिसर्च करनी शुरू करी तो मैंने पाया यही बयान 2019 में भी दिए जा रहे थे कि 2019 में अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी आ गए तो 2024 में कोई चुनाव नहीं होगा। लेकिन आज 2024 में चुनाव हो रहा है। तो फिर सवाल यह कि ये फेक नैरेटिव क्यों? फिर संविधान खत्म हो जाएगा जी। इस संविधान, देश के संविधान को कौन खत्म कर सकता है? किसी की ताकत नहीं है। लेकिन फिर कह रहा हूं, ये कहा जाता है, और मैं ये भी कह दूं, मैं मोदी भक्त नहीं हूं। लोग सोच के, लोगों को लगेगा मैं मोदी भक्त हूं। हम अपने कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी की आलोचना भी खूब करते हैं, और ये ताकत हमें नरेंद्र मोदी नहीं दी है कि हम टेलीविजन पर बैठ के, दूरदर्शन पर बैठ के नरेंद्र मोदी और सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे ट्वीट किए इस सरकार के खिलाफ भी, चाहे वो ब्रिजभूषण शरण सिंह का मामला हो, चाहे वो मणिपुर का मामला हो, या फिर जो है कोई और इश्यू हो, मैंने सब पर जो है लिखा है। मैंने योगी जी के खिलाफ लिखा, ट्वीट करा, लेकिन मुझे किसी ने नहीं कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन उसके पहले की सरकारों में भी मैं था, जब मैंने नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू किया तो मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया कि आप इस पे ट्वीट मत करो। तो मैं इस कंपैरिजन को देखता हूं, 2014 के पहले के दूरदर्शन को देखता हूं, 2014 के बाद के दूरदर्शन को देखता हूं, तो मुझे लगता है मुझे आजादी मिली है काम करने की, मुझे आजादी मिली है सरकार को क्रिटिसाइज करने की। फिर मैं कैसे मान लूं कि नरेंद्र मोदी तानाशाह है? फिर मैं कह रहा हूं, मेरा काम सिर्फ इस पुस्तक में मैंने ये किया है कि एक फेक नैरेटिव को ध्वस्त किया है, और ऐसे एक नहीं दर्जनों फेक नैरेटिव है। मुझे बुरा लगता है जब कोई मेरी डिबेट में बैठकर कोई प्रवक्ता जो है झूठ बोलता है। मैं कहता हूं आप आलोचना कीजिए, लेकिन तथ्यों पर कीजिए। मेरी कई बार डिबेट में लोगों से बहस हो जाती है, कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनसे मेरी बहस हो चुकी है, होती रहती है, लेकिन मुझे खराब लगता है। अब आप देखिए, 4 दिन पहले जो है अखिलेश यादव जी ने कहा 1000 किसान मार दिए, 1000 किसान मार दिए। इस देश में एक नैरेटिव चला कि 700 किसान मार दिए, 700 किसान मार दिए। आपको मालूम है 700 किसानों की डेथ हुई है, ठीक है, ये बात सच है,
लेकिन ये 700 किसान कौन थे? क्या ये सरकार की वजह से मरे? क्या इन पर पुलिस ने गोली चलाई? मैंने एक किसान नेता से कहा कि मुझे आपकी लिस्ट चाहिए जो 700 किसान मरे। उन्होंने मुझे वो लिस्ट भेजी। जब मैंने उस लिस्ट का रिसर्च करनी शुरू करी तो मैं ये देख के हैरान हो गया, उन 700 किसानों की लिस्ट में एक 2 साल का बच्चा भी है। एक 2 साल का बच्चा है, उसमें 12वीं क्लास का बच्चा है जो मोटरसाइकिल चला रहा था, उसका कहीं मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो गया और नेताओं ने दे दिया कि ये किसान नेता जो है आंदोलन के कारण मारा गया। इस पूरी लिस्ट के अंदर सिर्फ 2 किसान ऐसे हैं 700 लोगों की लिस्ट में जिनकी मृत्यु जो है वो आंदोलन स्थल पर हुई, जिनको कह सकते हैं कि आंदोलन के बीच में उनकी जान गई। लेकिन बाकी सभी किसान जो हैं बीमारी से उनकी मृत्यु हुई, कोई हार्ट अटैक से मरा, कोई कोरोना से हुआ, अपने गांव में हुई, अपने घर में हुई, और वो सारे खाते चढ़ा दिए गए सरकार के नाम कि सरकार ने, मोदी ने 700 किसान मार दिए। मुझे इस फेक नैरेटिव से चिढ़ होती है, गुस्सा आता है। इसलिए इस किताब में मैंने इस फेक नैरेटिव को ध्वस्त किया है। आज हम बैठे हैं, आज मैं आपको पीछे पलट के ले जाता हूं, और मेरी किताब मैंने खास करके मैंने इसलिए भी लिखी है क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट आने वाले दिनों में वो पढ़े। आज हम बैठे हैं, आपको याद होगा राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब बढ़िया, सब कुछ चल रहा है। लेकिन जब ये राम मंदिर का उद्घाटन होना था, इस देश के कई नेताओं ने, कई बड़े वकीलों ने यह कहा कि जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन होगा उस दिन अयोध्या में बम फूटेगा, कई लोग मारे जाएंगे और इस नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। ये इस देश के नेताओं ने फेक नैरेटिव करके लोगों को भड़काया। क्या जर्नलिज्म के स्टूडेंट को आने वाले दिनों में मालूम नहीं होना चाहिए कि इन्होंने कैसे कैसे झूठ बोले थे? आज भी लोग कहते हैं 4 शंकराचार्य नहीं गए, 4 शंकराचार्य नहीं गए। मैं काउंटर करता हूं इसको, 4 शंकराचार्य नहीं, 2 शंकराचार्य। 2 शंकराचार्य ने चिट्ठी लिखकर बाकायदा इस कार्यक्रम को अपना आशीर्वाद दिया। तो यह फेक नैरेटिव है। फिर फेक नैरेटिव यह फैलाया जाता है कि भारत तो पाकिस्तान से भी भूखा देश है। यह बात मुझे खलती है। क्या भारत पाकिस्तान से पिछड़ा देश है? क्या हम पाकिस्तान से भूखे देश है? क्या हमारे यहां जो है सोमालिया से खराब है मीडिया की सिचुएशन? ये एक इंटरनेशनल एजेंसी बना देती है। इसलिए मैंने इस पुस्तक में कहा है, ये जो खान मार्केट गैंग है ना, ये खान मार्केट गैंग सिर्फ नई दिल्ली में नहीं है। मैंने इस पुस्तक में नई दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक फैला है खान मार्केट गैंग। मैं सिर्फ इस पुस्तक का खान मार्केट से कोई सीधा संबंध नहीं है। खान मार्केट आज मैं भी जाता हूं, मेरे कई सारे मित्र हैं जो खान मार्केट जाते हैं। ये एक शब्दावली थी जो गढ़ गई। लेकिन आज जो खान मार्केट गैंग है, मैं मानता हूं नई दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक फैला है, जो भारत के खिलाफ फेक नैरेटिव गढ़ता है। मुझे उस खान मार्केट गैंग को एक्सपोज करना था जो ये कहता है कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है। एक डेमोक्रेसी इंडेक्स बनाते हैं जिसमें कहते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। जब हम दोनों ने रिसर्च करनी शुरू करी, आपको मैं सिर्फ एक बात बताता हूं, जितने इंटरनेशनल एजेंसी हैं जो भारत के ऊपर रिसर्च करके कहते हैं कि भारत में ये चीज खराब है, ये चीज खराब है, ये सारी एजेंसीज हैं। इनकी एजेंसीज पर भारत का नक्शा कश्मीर को काट कर दिखाते हैं ये लोग। आप समझ सकते हैं कि जो एजेंसी कश्मीर को भारत का हिस्सा ही नहीं मानती, वो भारत के बारे में क्या रिसर्च करती होगी? तो वो रिसर्च झूठी है और हम इस पर उन रिसर्च पे बैठकर डिबेट करते हैं, बढ़ाते हैं। सिर्फ एक बात कह के अपनी बात को विराम देता हूं। मैं जब छोटा था, मुझे लगता था जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को बात पता होनी चाहिए, इसलिए भी मैंने किताब लिखी है। जब मैं छोटा था तो हम सोचते थे बीबीसी बहुत बड़ा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन जब हम मीडिया में आए, जब हमने जाना, तब पता चला इस बीबीसी की असलियत क्या है। यह बीबीसी उत्तरी आयरलैंड में कोई मारा जाता है तो कहता है कि टेररिस्ट अटैक में मारा गया। हमारे कश्मीर में गोली चलती है तो उनको गनमैन कहता है। हमारे कश्मीर में आतंकवादी इनको नहीं दिखते, हमारे कश्मीर में इनको गनमैन दिखते हैं। उत्तरी आयरलैंड में बंदूक उठाने वाला इनको टेररिस्ट दिखता है। और फिर अगेन ये बीबीसी भारत का गलत नक्शा छापता है। हम इसकी मंशा को पहचाने, समझे। इस बीबीसी ने, अब देखिए, बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई, मैं उस पर नहीं जाता, उस डॉक्यूमेंट्री पे बैन लगाएगा। मैंने ये भी ट्वीट किया कि मेरा मानना है किसी चीज पे बैन नहीं लगाना चाहिए। मैंने ये भी ट्वीट किया, सरकार के हिस्से में रह के मैंने ट्वीट किया कि इस पे बैन नहीं लगना चाहिए। लेकिन सवाल है कि बीबीसी पे बैन लगा। क्या बीबीसी पे बैन इसलिए लगा क्योंकि, और बीबीसी को उसके बाद जो छापा पड़ा, जिसको छापा नहीं सर्वे कहना चाहिए, क्या सर्वे इसलिए हुआ था कि बीबीसी ने एक मोदी के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री बना दी? नहीं। आज की तारीख में बीबीसी का सर्वे इसलिए हुआ था क्योंकि बीबीसी अपनी आय को छुपा रहा था, और यह बात साबित हो चुकी है। बीबीसी ने अपने जितने डॉक्यूमेंट से उनको सही किया। भारत में रहकर अब आयकर की चोरी कर रहे थे, और भारत की एक एजेंसी आपके यहां जाकर सर्वे भी ना करे,
क्यों ना करे। और ये बीबीसी भारत के नियमों को धक्का बताकर अपना पूरा कार्यक्रम कर रहा था, क्योंकि भारत में एक नियम है जिसके तहत कोई भी 26 विदेशी हिस्सेदारी है वो नहीं हो सकती। बीबीसी अपनी पूरी विदेशी हिस्सेदारी के साथ यहां पर जो है अपना एजेंसी काम कर रहा था। जब भारत की एजेंसी ने उस पर सर्वे किया, उसके बाद अब आपने 1 महीने पहले खबर पड़ी होगी, बीबीसी ने अपना पूरा जो काम करने का तरीका था बदल दिया। अब बीबीसी के यहां पर उनका एक इंटरनल एक कंपनी बनाई है जो 100% भारतीय कंपनी है, अब वो न्यूज चलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि बीबीसी पे जो सर्वे हुआ था वो सर्वे सही था, क्योंकि बीबीसी के डॉक्यूमेंट्स गड़बड़ थे, बीबीसी का ऑपरेशन गलत था। बीबीसी ने चेंज किया, और हम क्या है कि बीबीसी के ऊपर इसलिए पड़ा क्योंकि मोदी के ऊपर वो था। तो ये तमाम चीजें जो है फेक नैरेटिव्स हैं इस देश में। मैं बार बार कहता हूं कि इस देश में कोई तानाशाही नहीं है, ना तानाशाही कोई हो सकती है। तानाशाही मेरे पिताजी ने देखी है, जब आपातकाल था, मेरे पिताजी का नाम मीसा का वारंट था, हम तो बहुत छोटे थे, तो तानाशाही हमने देखी है। इस देश में आज की तारीख में जितना मीडिया स्वतंत्र है, जितना यूट्यूब पर आज आपके पास मीडिया नहीं है, चैनल नहीं है, यूट्यूब है आपके पास, आप कहीं पर भी जाकर आवाज उठा सकते हैं, बोल सकते हैं। तो इस देश में कोई तानाशाह हो नहीं सकता, कोई तानाशाही कर नहीं सकता, ये बात तय है। उसके बावजूद दुनिया भर के लोग कहें कि भारत का मीडिया स्वतंत्र नहीं है। एक चीज के साथ मैं अपनी बात विराम करूंगा, क्योंकि फिर कह रहा हूं कि ये जो है, अब हमको कुछ लोग कहते हैं हम गोदी मीडिया वाले, कहते हैं तो गोदी मीडिया वाले। अब सोचिए, मैंने मणिपुर के ऊपर भी डिबेट करी, मैंने मणिपुर के ऊपर भी ट्वीट करी, मैंने संदेश खाली के ऊपर भी ट्वीट करी। इसी तरह से मैंने इस किताब में लिखा है, अर्णब गोस्वामी ने, मैंने बात करी उनके दफ्तर में, मुझे पता चला अर्णब गोस्वामी ने मणिपुर के ऊपर 9 डिबेट करी, और अर्णब गोस्वामी ने संदेश खाली पर भी खूब सारी डिबेट करी। लेकिन देश के जिन लोगों ने कहा ये हम लोग गोदी मीडिया है, उन्होंने मणिपुर पर तो खूब डिबेट करी, संदेश खाली पर एक यूट्यूब उनका नहीं आया, और वो हमको कहते हैं हम गोदी मीडिया है। तो इस किताब में भारत के असली गोदी मीडिया को भी मैंने एक्सपोज किया, और मैं चाहता हूं ये सच आप तक पहुंचे। इन सारे उद्देश्य के साथ मैंने किताब लिखी।